26 नवंबर 2008 मुंबई की रात। एक ऐसा शहर जो सपनों के लिए जाना जाता है, उस रात चीखों से भर गया। रेलवे स्टेशन, होटल, सड़कें, हर जगह सिर्फ गोलियों की आवाज थी। ये कोई आम आतंकी हमला नहीं था, ये भारत की आत्मा पर किया गया हमला था। जब गोलियां थमी, तब 166 लोग मारे जा चुके थे। मासूम बच्चे, महिलाएं, विदेशी नागरिक, किसी को नहीं छोड़ा गया। देश रो रहा था, लेकिन रोने के साथ साथ देश ने कसम भी ली थी कि इस हमले के मास्टरमाइंड को सजा मिलेगी। उस चेहरे को बेनकाब किया जाएगा जो सरहद के उस पार बैठकर भारत को लहूलुहान कर रहा था। लेकिन साल बीतते गए, फाइलें बनी, बयान आए, संयुक्त राष्ट्र में भाषण हुए, दुनिया ने सुना, पर इंसाफ नहीं मिला। 26/11 एक जख्म बन गया, ऐसा जख्म जो भर तो गया, लेकिन दर्द हर दिन याद दिलाता रहा कि हिसाब अभी बाकी है। हाफिज सईद, एक नाम, लेकिन उसके पीछे छिपा था आतंक का पूरा नेटवर्क। लश्कर ए तैयबा का संस्थापक, पाकिस्तान में खुलेआम घूमने वाला आतंकी, जिसके भाषणों में नफरत थी और जिसके इशारों पर खून बहता था। 26/11 के हमलावर उसी के भेजे हुए थे, उसी के ट्रेन किए हुए, उसी के आदेश पर। भारत ने सबूत दिए, डोजियर सौंपे, अमेरिका और यूएन से गुहार लगाई, लेकिन सईद पाकिस्तान में सुरक्षित था, सरकारी सुरक्षा के बीच, पुलिस पहरे में। वो भारत को ललकारता था, मीडिया के सामने बयान देता था और हर बार बच निकलता था। यही सबसे बड़ा सवाल था, क्या कोई आतंकी इतना ताकतवर हो सकता है कि वो इंसाफ से ऊपर बैठ जाए? नवंबर 2019, दिल्ली। प्रधानमंत्री आवास के बाहर उस रात कुछ अलग था। सुरक्षा सामान्य से कहीं ज्यादा सख्त थी। हर मूवमेंट रिकॉर्ड की जा रही थी। आधी रात के करीब एक गाड़ी अंदर दाखिल होती है। गाड़ी से उतरते हैं रॉ के चीफ सामंत गोयल। उनके हाथ में एक मोटी फाइल थी, लाल अक्षरों में लिखा था कॉन्फिडेंशियल। करीब 15 मिनट का इंतजार। कमरे का दरवाजा खुलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने खड़े होते हैं। सीधा सवाल, इतनी रात को आने की क्या जरूरत पड़ गई? गोयल सिर्फ इतना कहते हैं, सर, हमने हाफिज सईद को ढूंढ लिया है। कमरे की हवा बदल जाती है। फाइल खुलती है। टेबल पर रखी जाती हैं तस्वीरें, लोकेशन मैप, वॉइस सैंपल, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स। हर पन्ना एक ही नाम की तरफ इशारा करता है, हाफिज सईद। ये कोई अफवाह नहीं थी, ये पुख्ता जानकारी थी। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि सईद कहाँ है, सवाल ये था कि अब क्या किया जाए। उसी रात कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई जाती है। टेबल पर मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, एनएसए अजीत डोवाल और रॉ चीफ सामंत गोयल। कमरे में सन्नाटा था। हर कोई समझ रहा था कि बात बहुत। गोयल आगे कहते हैं, अब भारत को खुद ऑपरेशन करना होगा। ये शब्द ऑपरेशन कमरे में गूंजता है। प्रधानमंत्री पूछते हैं, ऑपरेशन से आपका क्या मतलब है? जवाब सीधा था, हाफिज सईद को पाकिस्तान में ही खत्म करना। ये युद्ध की घोषणा नहीं थी, ये इंसाफ की घोषणा थी। एनएसए अजीत डोभाल कुछ पल सोचते हैं, फिर कहते हैं, सर, इससे बेहतर मौका शायद दोबारा नहीं मिलेगा। वो प्रधानमंत्री की तरफ देखते हैं और हल्के से सिर हिला देते हैं। ये सहमति नहीं थी, ये इतिहास का मोड़ था। कुछ सेकंड का सन्नाटा। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए। कोई ताली नहीं, कोई जश्न नहीं, बस एक फैसला। 26/11 के बाद पहली बार एक अधूरी कसम को आकार मिला। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन अलविदा, क्योंकि ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक संदेश था। और कहानी अब असली मोड़ लेने वाली थी। किसी भी देश की खुफिया एजेंसी के लिए दुश्मन देश की जमीन पर ऑपरेशन करना सबसे खतरनाक फैसला होता है। और यहां बात पाकिस्तान की थी, एक ऐसा देश जहां आतंक और सत्ता के बीच की रेखा कभी साफ नहीं रही। अगर भारत का कोई भी ऑपरेशन पाकिस्तान की जमीन पर पकड़ा जाता, तो वो सिर्फ एक मिशन की नाकामी नहीं होती, उसका मतलब होता अंतर्राष्ट्रीय संकट, युद्ध जैसे हालात और भारत पर सीधा आरोप। रॉ ये जानती थी कि ये खेल सिर्फ हथियारों का नहीं, बल्कि सबूतों का भी है। अगर एक भी कड़ी भारत से जुड़ जाती, तो पूरी दुनिया भारत को कटघरे में खड़ा कर देती। यही वजह थी कि ये ऑपरेशन हिम्मत से ज्यादा धैर्य और दिमाग का इम्तिहान था। हाफिज सईद कोई छिपकर रहने वाला आतंकी नहीं था। वो पाकिस्तान के लाहौर शहर के जौहर टाउन इलाके में रहता था। और ये कोई साधारण इलाका नहीं था। जौहर टाउन
लाहौर का सबसे पॉश और सुरक्षित इलाका माना जाता है। यहाँ बड़े अफसर रहते हैं, रिटायर्ड जनरल, आईएसआई के सीनियर लोग। सईद का घर चारों तरफ से सुरक्षा में घिरा हुआ था। 24 घंटे पुलिस पहरा, सीसीटीवी कैमरे, सीमित एंट्री एग्जिट, हर आने जाने वाले पर नजर। ये घर नहीं था, ये एक चलता फिरता किला था। रॉ के लिए ये साफ हो चुका था, सीधे सईद तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। अगर भारत सीधे हमला करता, कमांडो भेजता या एयर स्ट्राइक करता तो नतीजा तुरंत सामने होता। पूरी दुनिया जान जाती कि यह भारत का ऑपरेशन है। पाकिस्तान शोर मचाता, संयुक्त राष्ट्र में मामला जाता, भारत पर दबाव पड़ता और सबसे खतरनाक बात, सईद को पहले ही अलर्ट मिल जाता। वो अंडरग्राउंड हो जाता या किसी और शहर में छुप जाता। इतने सालों से वो इसी तरह बचता आया था। रॉ समझ चुकी थी, अगर इस बार चूक हुई तो सईद हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए सीधी लड़ाई का विकल्प वहीं खत्म कर दिया गया। यहीं से रॉ की सोच बदलती है। अगर दरवाजा बंद है तो दीवार तोड़ने की जरूरत नहीं, रास्ता अंदर से बनाया जाएगा। रॉ ने तय किया कि सईद पर हमला बाहर से नहीं होगा, बल्कि उसके बेहद करीब से, ऐसी जगह से जिस पर किसी को शक ना हो, ऐसे लोगों के जरिए जो आम दिखें लेकिन असल में मिशन का हिस्सा हो। ये रणनीति खतरनाक थी, लेकिन यही सबसे सुरक्षित भी थी। अब जरूरत थी एक ऐसे ठिकाने की जो सईद के घर के पास हो, इतना पास कि उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा सके। ये ऑपरेशन का सबसे नाजुक हिस्सा था। रॉ को चाहिए था जौहर टाउन में एक ऐसा घर जो शक के दायरे में ना आए, जहां पुलिस की नजर ना पड़े, जहां आम लोग आते जाते रहें, और सबसे जरूरी बात, उस घर का मालिक पूरी तरह कंट्रोल में हो। ना कोई कट्टरपंथी, ना कोई आतंकी, ना कोई एजेंट, बस एक आम आदमी। क्योंकि इतिहास गवाह है, खुफिया ऑपरेशंस अक्सर बड़े नामों से नहीं, छोटे किरदारों से पूरे होते हैं। रॉ को पता था, अगर ये लोकल बेस मिल गया तो ऑपरेशन आधा जीत लिया जाएगा। और यहीं से कहानी एक ऐसे इंसान की तरफ मुड़ती है जो ना हीरो था, ना विलन, बस एक आम आदमी, जिसका नाम था नावेद। दिसंबर 2019, दुबई। यहां की एक छोटी सी जेल में एक पाकिस्तानी नागरिक बंद था, नावेद। ना कोई बड़ा अपराध, ना कोई आतंकी गतिविधि, बस एक मामूली चोरी। नावेद की जिंदगी कभी आसान नहीं रही थी। पाकिस्तान के एक छोटे शहर से रोजगार की तलाश में दुबई आया था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। कर्ज, बेरोजगारी और परिवार की जिम्मेदारियां उसे गलत रास्ते तक ले आईं। जेल की 4 दीवारों के बीच नावेद सिर्फ एक बात सोचता था, किसी तरह बाहर निकल जाऊं। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बाहर निकलते ही उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। एक दिन अचानक जेल का दरवाजा खुलता है। नावेद को बताया जाता है, तुम्हारी बेल हो गई है। वो हैरान था, कोई वकील नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, फिर बेल किसने करवाई? जेल के बाहर एक आदमी उसका इंतजार कर रहा था। नाम बताया, वासे। साफ सुथरा कपड़ा, शांत आवाज और आंखों में अजीब आत्मविश्वास। वासे ने बस इतना कहा, मैंने तुम्हारी मदद की है, अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। नावेद को यह सब अजीब लगा, लेकिन वो सवाल पूछने की हालत में नहीं था। आजादी सामने थी और पेट की भूख उससे बड़े सवाल नहीं पूछने देती। कुछ मुलाकातों के बाद वासे ने अपनी बात साफ की। उसने कहा कि उसका कारोबार पाकिस्तान और दुबई दोनों जगह फैला है और उसे एक भरोसेमंद आदमी चाहिए। फिर वासे ने नावेद के सामने एक ऑफर रखा, 50 लाख पाकिस्तानी रुपए। एक आम आदमी के लिए यह रकम सपने जैसी थी। ना कोई कॉन्ट्रैक्ट, ना कोई लिखित समझौता, बस एक खामोश सौदा। नावेद जानता था ये ऑफर सामान्य नहीं है, लेकिन गरीबी अक्सर इंसान की समझ को दबा देती है। उसने हां कर दी। कुछ ही महीनों बाद नावेद पाकिस्तान लौट आता है। वासे का अगला निर्देश साफ था, लाहौर के जौहर टाउन में एक घर किराए पर लेना। नावेद ने सवाल नहीं किए। उसने हाउस नंबर 120 किराए पर ले लिया। ये घर हाफिज सईद के घर से बेहद नज़दीक था, इतना नज़दीक कि वहां से उसकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके। नावेद को अब भी नहीं बताया गया था कि ये सब क्यों हो रहा है। वो सिर्फ इतना जानता था, उसे पैसे मिल रहे हैं और उससे ज्यादा कुछ पूछना नहीं है। हाउस नंबर 120 अब सिर्फ एक घर नहीं था, वो बन चुका था ऑपरेशन अलविदा का लोकल बेस। धीरे धीरे अलग अलग लोग नावेद के घर आने लगे, कोई कुछ दिनों के लिए, कोई कुछ हफ्तों के लिए।
नावेद ने कभी सवाल नहीं किए। वो जानता था जितना कम जानोगे उतना सुरक्षित रहोगे। असल सच्चाई ये थी, ये सभी लोग रॉ के प्रशिक्षित एजेंट थे और ये घर महीनों की मेहनत के बाद रॉ को मिला सबसे अहम ठिकाना था। नावेद के लिए वासे सिर्फ एक बिजनेसमैन था, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। वासे रॉ का एक अनुभवी एजेंट था। वो महीनों से एक ऐसा आदमी ढूंढ रहा था जो आम हो, जिस पर किसी को शक ना हो, और नावेद इस रोल के लिए बिल्कुल फिट बैठता था। वासे ही नावेद को निर्देश देता था, वासे ही सारे तार जोड़ता था, और वासे ही इस पूरे नेटवर्क की सबसे अहम कड़ी था। ऑपरेशन अब जमीन पर पूरी तरह उतर चुका था, लेकिन कहानी में असली खतरा अब शुरू होने वाला था। जौहर टाउन का हाउस नंबर 120 अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका था। बाहर से ये एक आम किराए का घर था, लेकिन अंदर हर चीज का एक मकसद था। खिड़कियों से दिखने वाला हर एंगल, छत से दिखने वाली हर हलचल, आसपास की हर गली। रॉ के एजेंट्स बारी बारी से इस घर में रहते। कोई भी लंबे समय तक नहीं रुकता ताकि शक ना हो। उनका एक ही लक्ष्य था, हाफिज सईद की दिनचर्या समझना। वो कब घर से निकलता है, कौन उससे मिलने आता है, किस वक्त सुरक्षा कड़ी होती है और किस वक्त ढीली। ये सब एक एक मिनट दर्ज किया जा रहा था। ये कोई फिल्मी जासूसी नहीं थी, ये था धीरे, चुपचाप और बेहद धैर्य के साथ किया गया काम। सईद की जिंदगी घड़ी की सुई की तरह चलती थी। सुबह की नमाज, कुछ खास लोगों से मुलाकात, शाम को सीमित आवाजाही। लेकिन यही सीमित आवाजाही रॉ के लिए सबसे अहम थी, क्योंकि सीमित सुरक्षा कभी कभी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। एजेंट्स ने नोट किया किस दिन सुरक्षा ज्यादा रहती है, किस दिन कम, किस वक्त पुलिस की सतर्कता ढीली पड़ती है। ये सारी जानकारी कोडेड फॉर्म में भारत भेजी जाती थी। कोई कॉल नहीं, कोई सीधा मैसेज नहीं, सिर्फ सुरक्षित चैनल। दिल्ली, रॉ हेडक्वार्टर। यहाँ हर इनपुट को ध्यान से पढ़ा जाता। रॉ चीफ सामंत गोयल खुद इन रिपोर्ट्स पर नजर रखते। ये कोई जल्दबाजी का मिशन नहीं था। यहाँ एक एक दिन का इंतजार इसलिए किया जा रहा था ताकि सही दिन चुना जा सके। गलत दिन मतलब असफलता, और असफलता मतलब सब कुछ खत्म। रॉ जानती थी इतने करीब आकर अब पीछे हटना सबसे खतरनाक होगा। 6 महीने, 6 लंबे महीने सिर्फ देखने, समझने और इंतजार में बीते। अब तस्वीर साफ हो चुकी थी। लोकेशन, टाइमिंग, सुरक्षा पैटर्न, सब कुछ। ऑपरेशन अपने आखिरी चरण में था, लेकिन इसी दौरान एक बात किसी के ध्यान में नहीं आई। नावेद हफ्ते में एक बार अपने परिवार से मिलने लाहौर से बाहर जाता था। ये उसकी सामान्य दिनचर्या थी। रॉ के एजेंट्स ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें लगा ये एक आम आदमी की आम जिंदगी है, लेकिन खुफिया दुनिया में आम जिंदगी अक्सर सबसे बड़ा खतरा बन जाती है, और यहीं से कहानी धीरे धीरे एक अनचाहे मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। कुछ हफ्तों की शांति के बाद वासे का फोन आता है। नावेद को तुरंत दुबई आने को कहा जाता है। कोई वजह नहीं बताई जाती। नावेद को अजीब लगता है, लेकिन वो मना नहीं करता। दुबई पहुंचते ही दोनों एक शांत जगह पर मिलते हैं। शुरुआत में सामान्य बातें होती हैं, लेकिन फिर वासे की आवाज़ गंभीर हो जाती है। वो अचानक पूछता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि पाकिस्तान जिन आतंकियों को पनाह देता है वो गलत है? ये सवाल नावेद के लिए अप्रत्याशित था। वो हल्के अंदाज में जवाब देता है, इससे हमें क्या, वो तो हिंदुस्तानियों को मारते हैं। वासे कुछ पल चुप रहता है, और यहीं से बात उस मोड़ पर पहुंचती है जिसके लिए नावेद बिल्कुल तैयार नहीं था। वासे धीरे से कहता है, मैं एक यहूदी के लिए काम करता हूं। नावेद चौंकता है। वासे आगे कहता है, 26/11 में उस आदमी ने अपना पूरा परिवार खो दिया था। फिर वो एक नाम लेता है, हाफिज सईद। और अगला वाक्य नावेद के पैरों तले जमीन खिसका देता है। वो चाहता है कि तुम्हारे पड़ोसी सईद को मार दिया जाए। नावेद को लगता है ये कोई मजाक है या कोई फिल्मी कहानी। वो तुरंत मना कर देता है, मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता। उसकी आवाज में डर साफ था, क्योंकि वो समझ चुका था ये सिर्फ पैसा कमाने का खेल नहीं है, ये जान का सौदा है। वासे जोर नहीं डालता। वो जानता था फैसला नावेद को खुद लेना होगा। कुछ देर की खामोशी के बाद वो दूसरा ऑफर सामने रखता है। अगर नावेद मदद करता है तो उसे अपने पूरे परिवार के साथ अमेरिका में बसाया जाएगा। नया जीवन, नई पहचान और सुरक्षा, साथ ही करोड़ों रुपए। नावेद के दिमाग में तूफान चल रहा था। एक तरफ आईएसआई का डर, पाकिस्तान की जेलें और मौत। दूसरी तरफ पैसा, आज़ादी और बच्चों का सुरक्षित भविष्य। ये फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। वासे साफ कहता है, अगर तुम पीछे हटे तो सब यहीं खत्म, लेकिन अगर साथ दिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। नावेद जानता था
अब वो बहुत आगे आ चुका है। पीछे हटने का मतलब भी सुरक्षित नहीं था। काफी देर तक कोई शब्द नहीं निकलता। फिर नावेद धीरे से सिर हिला देता है। ये हाँ सिर्फ एक शब्द नहीं थी, ये उसकी पुरानी जिंदगी को अलविदा कहने का फैसला था। कुछ ही समय बाद नावेद के खाते में 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ये रकम सिर्फ पैसा नहीं थी, ये एक संकेत था। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। नावेद समझ चुका था कि वो अब एक खतरनाक खेल का हिस्सा बन चुका है। एक ऐसा खेल जिसका अंत या तो आज़ादी है या मौत। और यहीं से ऑपरेशन अलविदा अपने सबसे खतरनाक चरण में दाखिल होता है। कई हफ्तों तक रॉ के भीतर मंथन चलता रहा। हर विकल्प पर चर्चा हुई, लेकिन हर रास्ते के साथ जोखिम भी जुड़ा था। सीधा हमला, अंतर्राष्ट्रीय बवाल; जहरीला हमला, अनिश्चित नतीजे; गुप्त घुसपैठ, लगभग असंभव। आखिरकार एक विकल्प बचा, जो खतरनाक था लेकिन निर्णायक भी: कार बम। ये फैसला हल्के में नहीं लिया गया, क्योंकि इसका मतलब था एक ऐसा वार जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं। ये ऑपरेशन तेज होना था, सटीक होना था, और सबसे जरूरी बेनाम होना था। यानी ऐसा कि कोई उंगली सीधे भारत की तरफ ना उठ सके। योजना के मुताबिक एक आम दिखने वाली काली रंग की सेडान चुनी गई। लाहौर की सड़कों पर ऐसी गाड़ियां हजारों की तादाद में चलती हैं। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। न कोई खास नंबर, न कोई अलग पहचान, बस एक भीड़ में खो जाने वाली गाड़ी। नावेद को इस गाड़ी के बारे में कुछ नहीं बताया गया। उसके लिए जितना कम जानना उतना बेहतर था। गाड़ी को नावेद के घर से कुछ दूरी पर एक अधूरी इमारत में खड़ा किया गया। वहां न चौकीदार था, न कैमरे। सब कुछ ऐसे किया गया जैसे ये गाड़ी हमेशा से वहीं खड़ी हो। वो अधूरी इमारत अब ऑपरेशन का सबसे संवेदनशील बिंदु थी। दिन में वहां मजदूर आते जाते, शाम को पूरी तरह सन्नाटा। यही सन्नाटा ऑपरेशन की ढाल था। रॉ के एजेंट बारी बारी से उस जगह की निगरानी करते। हर रात बस ये देखा जाता, क्या कोई नया चेहरा तो नहीं, क्या कोई शक तो नहीं। हर बीतता दिन इस बात का संकेत था कि योजना अभी भी छुपी हुई है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। सबसे मुश्किल सवाल यही था, गाड़ी चलाएगा कौन? ये ऐसा काम था जिसमें वापसी की उम्मीद लगभग शून्य थी। कोई प्रशिक्षित एजेंट इस काम के लिए उपयुक्त नहीं था, क्योंकि अगर वो पकड़ा जाता तो बहुत कुछ उजागर हो सकता था। रॉ को चाहिए था एक ऐसा इंसान जो गरीब हो, अनजान हो, और जिसके पास खोने के लिए बहुत कम हो। कुछ हफ्तों की तलाश के बाद एक नाम सामने आता है, एक आदमी जो अफगानिस्तान से था। वो आदमी बेहद गरीब था। जिंदगी ने उसे कुछ नहीं दिया था, लेकिन एक बात साफ थी, वो मौत से नहीं डरता था। उसे धीरे धीरे पाकिस्तान लाया गया। कोई शोर नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। उसे बताया गया, अगर ये काम पूरा हुआ तो उसके परिवार को जिंदगी भर का सहारा मिलेगा। उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछे, शायद इसलिए क्योंकि कुछ लोग इतना टूट चुके होते हैं कि उन्हें डराने के लिए कुछ बचता ही नहीं। अब नावेद के घर में 4 लोग थे, 3 जिन्हें सब कुछ पता था, और एक जो सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं पूछता था। ऑपरेशन अलविदा अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर था, लेकिन किस्मत को अभी एक और चाल चलनी थी। 13 मई 2021, नई दिल्ली। वासे अपने परिवार के साथ ईद मनाने भारत आया हुआ था। त्योहार के बाद अगली सुबह उसे दुबई लौटना था, लेकिन घर से निकलते वक्त उसे अचानक चक्कर आता है। वो संभल नहीं पाता और जमीन पर गिर पड़ता है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टरों को शक होता है कि वो कई दिनों से तेज बुखार से जूझ रहा था। कोविड टेस्ट कराया जाता है, रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। कुछ ही घंटों में उसकी हालत बिगड़ने लगती है। आईसीयू, ऑक्सीजन और मशीनों की आवाज। 2 दिन तक वो जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहता है, और फिर वासे दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देता है। जैसे ही ये खबर रॉ हेडक्वार्टर पहुंचती है, वहां सन्नाटा छा जाता है। वासे सिर्फ एक एजेंट नहीं था, वो पूरा नेटवर्क था। नावेद से लेकर जमीनी एजेंट्स तक सब उसी के जरिए जुड़े थे। उसकी मौत का मतलब था ऑपरेशन का कम्युनिकेशन ब्रेक। निर्देश कौन देगा? नावेद को कौन संभालेगा?
एक पल के लिए ऐसा लगता है कि महीनों की मेहनत यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन खुफिया दुनिया में रुकना कोई विकल्प नहीं होता। इधर लाहौर में नावेद की दिनचर्या पहले जैसी ही दिखती है। हफ्ते में एक बार वो घर से बाहर निकलता है। सबको लगता है वो अपने परिवार से मिलने जा रहा है, लेकिन इस बार उसकी गाड़ी एक अलग दिशा में मुड़ती है। गाड़ी रुकती है एक हाई रैंकिंग आईएसआई अधिकारी के घर के बाहर। यहीं से सबसे चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। नावेद कभी पूरी तरह ईमानदार नहीं था। शुरू में उसे वासे पर हल्का शक था, लेकिन जिस दिन वासे ने हाफिज सईद को मारने की बात कही, उस दिन शक यकीन में बदल गया। नावेद समझ चुका था ये खेल उसकी औकात से कहीं बड़ा है, और उसने अपनी जान बचाने का एक और रास्ता चुना। नावेद ने पूरी कहानी नहीं बताई, लेकिन जितना बताया वो भी काफी था। आईएसआई को इशारा मिल चुका था कि जौहर टाउन में कुछ गड़बड़ है। इलाके पर नजर बढ़ा दी जाती है। कुछ लोगों पर शक किया जाने लगता है। उसी दौरान रॉ को एक बेहद संवेदनशील इनपुट मिलता है। इनपुट साफ था, ऑपरेशन एक्सपोज होने वाला है। ये वो पल था जहां 1 सेकंड की देरी सब कुछ तबाह कर सकती थी। रॉ बिना समय गवाए आदेश जारी करती है, हाउस नंबर 120 तुरंत खाली किया जाए। कोई बहस नहीं, कोई सवाल नहीं। कुछ ही घंटों में वो घर पूरी तरह खाली कर दिया जाता है। सामान, दस्तावेज, हर डिजिटल निशान मिटा दिया जाता है। कुछ समय बाद आईएसआई के लोग उस इलाके की छानबीन करते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ भी ठोस नहीं लगता। घर खाली है, कोई सबूत नहीं। लेकिन ऑपरेशन अब एक बेहद नाजुक स्थिति में पहुंच चुका था। महीनों की तैयारी अब एक सवाल पर टिक गई थी, क्या ऑपरेशन को यहीं रोक दिया जाए या आखिरी दांव खेला जाए। नई दिल्ली, रात के लगभग 11 बजे। रॉ का वॉर रूम अब भी रोशनी से भरा हुआ है। स्क्रीन पर लाहौर, जौहर टाउन और पाकिस्तान के कई संवेदनशील इलाके चमक रहे हैं। वासे नहीं रहा, नावेद भरोसेमंद नहीं रहा। जौहर टाउन का ठिकाना खाली किया जा चुका है, और अब सवाल सिर्फ एक है, क्या मिशन को यहीं रोक दिया जाए। कुछ अधिकारी कहते हैं ऑपरेशन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, अब एक कदम भी आगे बढ़ना खुदकुशी होगी। लेकिन कुछ चेहरे अब भी शांत हैं। वो जानते हैं अगर आज पीछे हटे तो हाफिज सईद जिंदगी भर भारत को खून में डुबोता रहेगा। आखिरकार एक सीनियर अफसर धीमी आवाज में कहता है, हमने इसे मारने का वादा शहीदों की कसम खाकर किया है, अब पीछे हटना ऑप्शन नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है, और फिर एक लाइन तय कर दी जाती है, मिशन जारी रहेगा, लेकिन तरीका बदलेगा। अब रॉ के पास कोई स्थानीय नेटवर्क नहीं बचा था। नावेद पर भरोसा नहीं, नए एजेंट भेजना असंभव, तो बनाया जाता है प्लान बी। ये प्लान और भी खतरनाक था। इस बार कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं, कोई लाइव अपडेट नहीं। जो भी होगा एक बार में होगा। हाफिज सईद की हर मूवमेंट का रीएनालिसिस किया जाता है, उसकी दिनचर्या, उसकी सुरक्षा, उसकी बीमारी, उसके डॉक्टर। यहीं से एक कमजोर कड़ी सामने आती है, दवाइयाँ। जो दवाइयाँ रोज उसकी जान बचा रही थीं, वही उसकी मौत बन सकती थीं। लेकिन जरा सी भी गलती पूरे देश को जंग में झोंक सकती थी। इसलिए आदेश साफ था, कोई ट्रेस नहीं, कोई डिजिटल साइन नहीं, मौत ऐसी हो जो कुदरती लगे। अब सब कुछ तय हो चुका था। फाइल पर लाल स्याही से लिखा जाता है, फाइनल एग्जीक्यूशन फेज। हर अफसर जानता है ये ऑपरेशन कभी किताबों में नहीं आएगा। कोई मेडल नहीं, कोई बयान नहीं। अगर सफल हुआ तो बस एक कुदरती मौत होगी, और अगर असफल हुआ तो भारत और पाकिस्तान सीधे टकराव में होंगे। वॉर रूम की घड़ी धीरे धीरे टिक टिक करती है। हर सेकंड भारी लग रहा है। लाखों भारतीयों की उम्मीदें, हजारों शहीदों की कुर्बानी अब इस एक फैसले पर टिकी हैं। और फिर एक आखिरी सिग्नल जाता है, प्रोसीड। यहीं से शुरू होती है वो रात जिसके बाद हाफिज सईद जिंदा नहीं रहने वाला था। लाहौर, जो शहर आम तौर पर रात में भी जिंदा रहता है, लेकिन उस रात हवा में अजीब सी खामोशी थी। हाफिज सईद अपने घर में था। बीमारी ने उसके शरीर को पहले ही कमजोर कर दिया था। चलना मुश्किल, सांस भारी, चेहरा थका हुआ, लेकिन उसके चारों ओर अब भी सुरक्षा थी। आईएसआई की निगाहें, निजी गार्ड और एक ऐसा सिस्टम जो उसे अछूता मानता था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि खतरा अब बाहर नहीं, उसके बहुत करीब आ चुका है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं था, कोई बंदूक नहीं, कोई जहर की शीशी नहीं, कोई भागता हुआ एजेंट नहीं, बस एक रोजमर्रा की प्रक्रिया, वही दिनचर्या, वही इलाज, वही भरोसा। और यही सबसे बड़ी भूल थी। कभी कभी सबसे खतरनाक हमला वो होता है जो हमला लगता ही नहीं। शरीर धीरे धीरे साथ छोड़ने लगता है। डॉक्टर परेशान होते हैं, रिपोर्ट साफ नहीं होती, लक्षण समझ से बाहर रहते हैं, और हर गुजरते घंटे के साथ एक बात साफ होती जाती है, कुछ गलत हो चुका है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ ही समय बाद खबर आती है, हाफिज सईद की हालत गंभीर है। अस्पताल,
आईसीयू, भाग दौड़, लेकिन इस बार सिस्टम भी कुछ नहीं कर पाता। और फिर एक लाइन, एक ठंडी सपाट लाइन, कार्डियक अरेस्ट के कारण हाफिज सईद का निधन। कोई हंगामा नहीं, कोई आरोप नहीं, कोई सबूत नहीं। पाकिस्तान की सरकार इसे बीमारी बताती है, आईएसआई फाइल बंद कर देती है, और भारत खामोश रहता है, क्योंकि खुफिया दुनिया में सफलता वही होती है जिसका श्रेय कोई न ले। लेकिन सच्चाई यह थी, एक लंबा अध्याय खत्म हो चुका था, और एक सवाल अब भी हवा में था, क्या ये वाकई अंत था या बस शुरुआत? हाफिज सईद की मौत के बाद पाकिस्तान में सब कुछ अचानक बदल जाता है। टीवी चैनलों पर लंबे लंबे डिबेट, एंकरों की ऊंची आवाजें, लेकिन शब्द बहुत चुने हुए। सरकारी बयान आता है, लंबी बीमारी के बाद निधन, लेकिन खुफिया गलियारों में ये जवाब किसी को पूरी तरह संतुष्ट नहीं करता। आईएसआई के अंदर इंटरनल रिव्यू शुरू होता है, फाइलें पलटी जाती हैं, सिक्योरिटी लॉग्स देखे जाते हैं, डॉक्टरों से पूछताछ होती है, लेकिन कोई भी कड़ी कहीं जाकर जुड़ती नहीं। यही सबसे परेशान करने वाली बात थी। न कोई घुसपैठ, न कोई संदिग्ध कॉल, न कोई बाहरी हाथ, बस एक ऐसा अंत जो सवाल छोड़ गया। और जब खुफिया एजेंसियां जवाब न ढूंढ पाएं, तो वे खामोशी को ही आधिकारिक सच बना देती हैं। नई दिल्ली, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, न कोई जश्न, न कोई बयान। सरकारी फाइलों में उस दिन कोई खास नोट नहीं जुड़ता, लेकिन कुछ फाइलें हमेशा के लिए क्लोज कर दी जाती हैं। रॉ हेडक्वार्टर में वो नाम अब फिर कभी ऑपरेशनल मीटिंग्स में नहीं लिया जाता। वासे, नावेद, जोहर टाउन, सब एक ही टैग के साथ, कंप्लीटेड चैप्टर। कुछ अफसर शाम को घर जाते हुए टीवी स्क्रीन पर वो खबर देखते हैं। उनके चेहरे पर न मुस्कान होती है, न राहत, बस एक गहरी सांस, क्योंकि उन्हें पता है ये जीत तालियों के लिए नहीं थी। ये जीत उन लोगों के लिए थी जिनकी कब्रों पर आज भी नाम नहीं लिखे। समय के साथ खबरें पुरानी हो जाती हैं, नई हेडलाइंस आ जाती हैं, नए दुश्मन, नए चेहरे, लेकिन कुछ सच हमेशा परछाइयों में रहते हैं। इस ऑपरेशन की कोई आधिकारिक कहानी कभी नहीं लिखी जाएगी, कोई किताब, कोई डॉक्यूमेंट, कोई स्वीकारोक्ति, क्योंकि खुफिया दुनिया में सबसे बड़ी सफलता वही होती है जिस पर कभी उंगली न उठे। हाफिज सईद इतिहास में एक बीमारी से मरा आदमी लिखा जाएगा, लेकिन कुछ लोगों को हमेशा पता रहेगा कि ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये न्याय का वो तरीका था जो अदालतों में कभी नहीं मिल पाया। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तक आतंक है, जब तक नफरत है, ऐसी फाइलें खुलती रहेंगी और बंद होती रहेंगी। कुछ युद्ध बॉर्डर पर नहीं लड़े जाते, और कुछ जीत कभी बताई नहीं जाती।